जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन हम देखेंगे और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक दिन दोस्तों आपके 10 सब्जेक्ट रिवाइज होंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो दोस्तों अगर आप निश्चित रूप से सफल होना चाहते हैं तो इस क्लास की लत लगा लीजिए। आपके 10 सब्जेक्ट डेली कुछ ना कुछ रिवीजन होते रहेंगे और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठते रहेंगे और डायरेक्टली आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से क्लास में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने पहले सब्जेक्ट को। दोस्तों हमारा पहला सब्जेक्ट है साइंस और साइंस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसको पढ़िए। आपसे प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या है। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो इसलिए आप जल्दी से जूल को ट्रिक कीजिएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, किसी न किसी वर्ष में, तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है क्योंकि ये बिना पढ़े हुए बच्चों के लिए कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ना। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और ये कौन सी दूरी? तो दोस्तों ग्रहों और नक्षत्रों के बीच की दूरी को ये देखता है। इसके बीच में जो गैप होती है या जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर करते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसकी यूनिट क्या है दोस्तों बताइए। कार्य करने की क्षमता हमने डिफिनीशन बचपन में पढ़ रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा या जूल। ठीक है, तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। अगर हम देखें दूध का खट्टा होना, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो दूध का जो खट्टा होना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी बर्फ का पिघलना भौतिक है, नमक का पानी में घुलना भौतिक है, सोने का जो पिघलना है वो भी एक प्रकार से भौतिक है, लेकिन दूध का खट्टा होना एक रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद से दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, पढ़िए इसको। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, इसमें तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो दोस्तों हमें पता है कि ये परमाणु संख्या के आधार पर और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो रस्टिंग होती है, जो जंग लगता है, तो जंग लगने पर लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साइंस का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बढ़ता है। और ये ना आप बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न देख चुके होंगे, क्योंकि होता क्या है देखिए, आयरन मतलब Fe, ठीक है, फेरस। अब जब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होता है, ठीक है, FeO3, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये Fe2O3 के रूप में ऐसे एक रिएक्शन बनता है, तो आपको पता है आयरन ऑक्साइड हो जाता है ये, ठीक है, तो इसका वेट ना बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है और आपको बचपन से ही पता है कि कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। तो दोस्तों ये हो जाती है आपकी यकृत। ठीक है, चलिए आप हमें बताइएगा जॉन्डिस नाम की बीमारी से सबसे पहले शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगला प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? बताइए। तो दोस्तों अगर आपके शरीर में ना विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और हीमोफीलिया नाम की बीमारी के शिकार हो जाएंगे, जिसको राजशाही बीमारी कहते हैं। ठीक है, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और इस तरह से आपने 9 क्वेश्चन देख लिए बड़े ही आराम से। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 10वां क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों के उदाहरण हैं? दोस्तों अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। क्या? अनुदैर्ध्य है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हमारा दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, अब इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न बना है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है? बताएं।
देखिए ये तो सबको पता होगा, लेकिन भाई कभी कभी होता है इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर रखिएगा। ये आपको ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है इंदिरा पॉइंट, और ये भारत का, ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहेंगे तो कन्याकुमारी हो जाती है, और भारत के अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो दोस्तों वो आपका इंदिरा कॉल हो जाता है। अगर भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश के किविथु नाम के लोकेशन को कहते हैं। अगर भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो दोस्तों गुजरात का गुहारमाती नामक गांव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक ही प्रश्न में आपने कई सारे प्रश्न देख लिए हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे आपसे बोलूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ये आपके लिए ही है। आप रेगुलर इसको देखिए, आपका रिवीजन 10 सब्जेक्ट का डेली होगा, और रिवीजन ही दोस्तों सफलता की कुंजी है। आप ये बात गांठ बांध लीजिए, ठीक है। कहीं पे भी खड़े हैं आप इस वीडियो को अगर एक बार देख लिए फिर भी रिवीजन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण दोस्तों कौन कौन सी नदियां मिलकर करती हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसमें राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ये मिलकर दोनों क्या करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। और उसकी खासियत क्या है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा की, तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वायुमंडल की किस परत में मौसम की सभी घटनाएं जैसे कि बादल बनना और वर्षा होना ये घटित होती हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। और इसीलिए दोस्तों क्षोभ मंडल में जहाज नहीं उड़ाए जाते, जहाज किस में उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे बने तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील आपसे पूछी गई है, कौन सी है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है बैकाल झील, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, कौन सा जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों आपका वो है बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है। तो कौन सा जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की सबसे निकट स्थित है? ये है बेरिंग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। आपसे प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है जहां प्रसिद्ध खेतरी खदान स्थित है? दोस्तों प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर है आपका राजस्थान, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पे आपसे प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और ऐसे कई बार प्रश्न बनते हैं और हम कंफ्यूज होकर छोड़ के चले आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है? दोस्तों राइट आंसर है आपका कांगो नदी। अगर आपसे प्रश्न बने मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है तो दोस्तों उसका नाम है लिम्पोपो नदी। और भारत में कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो दोस्तों वो है माही नदी। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन में आप 3-3, 4-4 क्वेश्चन लेके जा रहे हैं जो उस क्वेश्चन से संबंधित है। गर्जता चालीसा की बात करें तो ये क्या है? तो दोस्तों अगर आपको क्लाइमेट का नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जब आप क्लाइमेट मानसून पढ़ते हैं तो इसमें पछुआ पौने आती हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये पछुआ पौने हैं और ये समुद्र के ऊपर चलती हैं और वहाँ पे खाली जगह होता है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, बहुत शोर करते हुए चलती हैं। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, जिसका निर्धारण मैक-मोहन रेखा के रूप में किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मैक-मोहन रेखा। यहाँ पे पूछा गया भारत और चीन की सीमा के बीच, तो दोस्तों ये मैक-मोहन रेखा ही है। और ये भी बड़ा मतलब बेतुका क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जब क्वेश्चन में ही मैक-मोहन है तो फिर और क्या ही हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए, जो मैक-मोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। इसमें मोस्टली कौन सा स्टेट टच होता है उस टाइम पे चाइना के साथ? तो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे और अगले सब्जेक्ट के हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों हमारा अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री के टॉप 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू अब हम देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपसे प्रश्न देखिए बना हुआ है,
सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध स्थल लोथल है, जो एक प्राचीन बंदरगाह था, वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों ये गुजरात में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, फोर्थ बुद्धिज्म जो काउंसिल हुआ था, इसका आयोजन किसके शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था? तो दोस्तों कनिष्क आपने सुना होगा, तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को कड़ाई से लागू किया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाता है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, देखिए आपने 23 क्वेश्चन नहीं देखे अभी तक, 50 क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं इन डिटेल। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है दोस्तों 1761 में किन के बीच लड़ा गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। पहला बैटल इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में लड़ा गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है आपका कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग था, और जब 1858 का गुड गवर्नेंस एक्ट आया तो वही फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है A.O. ह्यूम। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे, महात्मा गांधी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी? राइट आंसर है दोस्तों इसमें 1930, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वर्ष 1961 में किस केंद्र शासित प्रदेश में पुर्तगाली शासन से मुक्त लिबरेशन ऑफ गोवा कराया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका गोवा। ठीक है, तो जब लिबरेशन ऑफ गोवा हो गया तो आपको पता ही चल गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1974 में भारत द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? दोस्तों इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों अगला सब्जेक्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है ये कितना महत्वपूर्ण है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर है आपका 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका भाग 3 में। ठीक है, भाग 2 में भारतीय नागरिकता की बात की गई है, भाग 4 में DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, और 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है? अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 भी समानता की बात करता है, जो धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान और विशेषकर किस वंश से आते हैं उसके आधार पर आप भेदभाव, मतलब उसके आधार पर कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपसे, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट या महाभियोग प्रक्रिया है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 52 में दोस्तों भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, इसके बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। अनुच्छेद 123 में दोस्तों राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपको लग रहा होगा कि आपने 35 क्वेश्चन देखे, लेकिन मैं आपको बताऊं आप लगभग 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत बात करें तो समान नागरिक संहिता का जो सुझाव है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 44।
अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम सभा के गठन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में दोस्तों अगर हम बात करें कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो 6 साल के नीचे होते हैं उनके शिक्षा के बारे में बात की जाती है। और अनुच्छेद 50 में दोस्तों जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन का कार्य करती है, वो अनुच्छेद 50 है ना। एक एक क्वेश्चन में आपको मिल रहा है ना 5-5 क्वेश्चन। भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों आपको पता है ये अस्थाई सदन कहलाता है और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें क्या है आपसे प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सिफारिश करने की शक्ति देता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है अनुच्छेद 356। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पंचायती राज, ठीक है। तो भारत की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से रिलेटेड है और 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी है? म्युनिसिपल कारपोरेशन से या फिर म्युनिसिपल पॉलिटी से, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु है वो कितनी निर्धारित की गई है? दोस्तों राइट आंसर है आपका 62 वर्ष। बात हो रही है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की, लेकिन अगर ये बात हो हाई कोर्ट की तो आप मुझे जवाब देंगे कमेंट में, ठीक है। यहाँ पे बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 में, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस कौन सा था? मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट, अगले सब्जेक्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों देखिए अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में जो नेशनल इनकम की बात हो रही है उसकी गणना का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए जल्दी से बताइए। अगर देखिए अगर प्यास वास लगी हो, झपकी वपकी ले रहे हो तो पानी पी लीजिए। और मैं आपको बता दूं ये जो पढ़ाई के दौरान झपकी आती है तो ये बहुत सामान्य सी बात है। दिमाग हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई पूरा भरपूर उसको नहीं मिलता, उसको थकान सी होने लगती है। तो आप पढ़ते वक्त पानी जरूर पिया कीजिए। 1 घंटे में निश्चित रूप से आप 1 गिलास पानी जरूर पीजिए, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है इसका कार्य मतलब कौन करता है, कौन सी संस्था? इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका NSO, ठीक है। पहले ये CSO करता था, अब CSO और NSSO को मर्ज कर दिया गया है। तो कौन करता है? NSO, ठीक है। तो याद रखिएगा आपसे प्रश्न बने तो। अगला प्रश्न देखें, आपसे प्रश्न है मानव विकास सूचकांक का जो प्रतिपादन है ये किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? दोस्तों राइट आंसर है इसमें महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है जो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण और नियंत्रण करता है? दोस्तों राइट आंसर है आपका RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो दोस्तों RBI। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ मौजूद हों क्या कहलाती है? दोस्तों इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं, याद रखिएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस तिथि से पूर्ण रूप से लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है आपका 1 जुलाई 2017 से। आपको पता होना चाहिए GST डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष ऋण देने वाली जो संस्था नाबार्ड है इसकी स्थापना दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आप मुझे बताएंगे छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? अगला प्रश्न है आपसे बेरोजगारी से रिलेटेड।
आप इसको पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो मुख्य अर्थ है वो क्या है और यह किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। इसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं हम दोस्तों छुपी हुई बेरोजगारी। और ये आपको प्राइमरी सेक्टर के एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, यानी कि कृषि की दुनिया में। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न के ऊपर। गिफिन वस्तुएं, गिफिन गुड्स अर्थशास्त्र में किस प्रकार की वस्तुओं को संदर्भित करती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता? दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, निकृष्ट या घटिया वस्तुएं। अब मैं आपको ये समझाऊं ये होती क्या है। जैसे मान लीजिए आपका इनकम महीने का 5,000 था, ठीक है, तो आप जाके सस्ती चीजें खाते थे, जीवन यापन करते थे। अचानक से क्या हुआ कि आपके प्रमोशन के द्वारा जो इनकम है वो 20,000 या 5,000 से डायरेक्टली 20,000 या 40,000 हो गया। अब आप जिन वस्तुओं को खाते थे अब उनसे आपको थोड़ा सा मतलब ऊपर उठ जाएंगे आप, और वो वस्तुएं आपको बहुत चीप लगेंगी। तो यहाँ पे घटिया का मतलब है सस्ती वस्तुएं, ठीक है, जो आप पहले सेवन करते थे, जो बेसिक नीड्स तो है, लेकिन अब आप जैसे मान लीजिए पहले अपने बच्चों के लिए आप क्या लाते थे, मटर लाते थे, छोले लाते थे। अब जब आप मार्केट जाते हैं तो आप बढ़िया बढ़िया जूस लाते हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स लेके आते हैं। तो हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो वो जो मटर और हल्की चीज़ें थी वो अब गिफिन गुड्स कहलाएंगी। ठीक है, अर्थशास्त्र की दुनिया में आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। अगला प्रश्न है आपसे, भारत में पहली बार 14 जो प्रमुख जो व्यावसायिक बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों राइट आंसर है 1969 में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखें आपसे क्या है। आपसे प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं बताइए भाई। राइट आंसर इसमें आयात निर्यात पूरी तरह बंद होना। ठीक है, तो दोस्तों भारत की स्थिति 1991 से पहले यही थी। भारत डर गया था कि हमारे देश में जैसे अंग्रेज पहले कंपनी लेकर आए, धीरे धीरे लूट लिया, उसी तरह से कहीं दूसरी कंपनी दूसरा देश आए, तो इसीलिए हमने अपनी इकॉनमी को स्वतंत्रता के बाद क्लोज कर दिया था। लेकिन 1991 में फिर से जब हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नहीं बचा था, खरीद के लिए नहीं बचा था, तो हमें अपने भारत की इकॉनमी को क्लोज्ड इकॉनमी से हटाकर ओपन कर दिया जाना पड़ा कि हमारे वहाँ अन्य देशों से कंपनियां आकर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करें। चलिए बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर। दोस्तों अब हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन देखिए। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका एजी टांसले महोदय के द्वारा लेखपाल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका समताप मंडल में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है ग्रीन हाउस का उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है आपसे, भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जिसे पहले हेलो नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है आपसे, पढ़िए इसको, जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर है 22 मई को। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से किसके दहन के कारण उत्पन्न होता है? दोस्तों किसके दहन के कारण? कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों राइट आंसर है 1972 में। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें क्या है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन मुख्य रूप से किन गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होती है? राइट आंसर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
ठीक है, नाइट्रोजन डाई नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अगला प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध चलाया गया एक पर्यावरणीय आंदोलन था? दोस्तों राइट आंसर है आपका वनों की कटाई रोकने के लिए, और इसके जो प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे और एक स्त्री थी, उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जैव चिकित्सा अपशिष्ट बायोलॉजिकल वेस्ट को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों कौन सी मानी जाती है? भस्मीकरण। ठीक है, अब हम अगले सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन देखिए क्या आपसे पूछे गए हैं, जो 2025 और 26 में महत्वपूर्ण थे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों बताएं। राइट आंसर है यहाँ पे आपका केकी मिस्त्री को। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका नाम। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर है सुदर्शन पटनायक जी को। ठीक है, प्रतिष्ठित किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। राइट आंसर है नीता एम अंबानी को। ठीक है, किस पूर्व भारतीय राजनयिक को विदेशी नागरिकों के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडो दे ला लीजन डी होनूर, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? सबसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे अपने वहाँ भारत रत्न है, वैसे ही फ्रांस का क्या है? कमांडर डे ला लीजन डी होनूर। तो दोस्तों ये है उनका सम्मान, और इसी से सम्मानित किया गया है किस व्यक्ति को? इनका नाम है जावेद अशरफ। ठीक है, और ये भारतीय मतलब राजनयिक हैं, एम्बेसडर हैं। ग्रीस के एथेंस में आयोजित छठी एक्रोपोल क्या है दोस्तों? एक्रोपोलिस। ग्रीस के एथेंस में आयोजित छठी एक्रोपोलिस इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप, एक्रोपोलिस इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? दोस्तों किस भारतीय खिलाड़ी ने? तो दुर्गेश्वर सिंह ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों किसने जीता? यानिक सिनर ने। ठीक है, तो इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष का एकल खिताब यानिक सिनर ने जीता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे मतलब छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा? किसके अनुमान, किसकी रिपोर्ट? तो दोस्तों बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार। राइट आंसर आपका है 2030 तक। ठीक है, पूरे भारत में प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ 100 औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस नई योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों राइट आंसर है भारतीय औद्योगिक विकास योजना को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। भव्य स्कीम, भव्य योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो दोस्तों कितना है? राइट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 69 का? ऑप्शन बी 33,660 करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था इसके पहले ही, पूरे भारत में प्लग एंड प्ले। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका था क्या? भारत औद्योगिक विकास भव्य योजना। उसके बाद हमने भव्य स्कीम के लिए देख लिया क्या, कितना वित्तीय परिव्यय कितना है? तो दोस्तों कितना है? 33,660 करोड़। ठीक है, तो ये भी आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न क्या है? सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है दोस्तों? सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर द्वारा खोजा गया नया कण कौन सा है जो प्रोटॉन के समान है लेकिन 4 गुना भारी है? राइट आंसर है JCC+। ठीक है, दोस्तों अब हम अगले सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे।
अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर। अब इससे रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन देखिए, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो दोस्तों क्या नाम है इनका, बताएं। चार्ल्स बेबेज। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में जो रैम है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, जो कि एक अस्थायी मेमोरी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। कंप्यूटर का मुख्य जो पटल है, मेन सर्किट बोर्ड है, वो क्या कहलाता है, जिससे सभी भाग आपस में जुड़े होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है मदरबोर्ड। कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर को नियंत्रित करने वाले नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। इनमें से कौन सा एक मुख्य प्रोटोकॉल है? तो दोस्तों राइट आंसर है एचटीटीपी। ठीक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है। ये दोस्तों क्या है बताएंगे, बाकी विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉयड, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है बताइएगा। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जो सिग्नल को परिवर्तित करता है? तो दोस्तों मॉडेम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, जो किसी वेब पेज का मुख्य पता होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपसे, कंप्यूटर में जो अवांछित या अनचाहे बल्क में अगर ईमेल आते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, जो सुरक्षा के लिए स्पैम श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों अब तो आपको पता चल गया, इनको हम स्पैम कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाली वह दीवार जो अनधिकृत पहुंच को रोकती है, उसे फायरवॉल क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है और फायरवॉल की तरह बिहेव करता है। ठीक है। बात करेंगे अगले सब्जेक्ट के ऊपर। चलिए देखेंगे टॉप 10 हिंदी के क्वेश्चन। दोस्तों अब हम हिंदी के जो टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से स्वरों की जो कुल संख्या है वो कितनी मानी गई है? बताइए। ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। 11। ठीक है। संस्कृत में कितनी है? तो दोस्तों 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्धवर्तनी का उत्तम उदाहरण है? बताइए। राइट आंसर है कवइत्री। क्या है दोस्तों? कवइत्री। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसमें पो धन अन है। ऑप्शन बी। यथाशक्ति शब्द का कौन सा समास इसमें निहित है? तो दोस्तों कौन सा समास? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित विकल्पों में से अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न क्या है? जंगम शब्द का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? दोस्तों राइट आंसर है आपका स्थावर। ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसे एक वाक्य के लिए, ठीक है, एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों सर्वज्ञ कौन होते हैं? ईश्वर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
तरणी और तरणी शब्द का जो सही मतलब युग्म है, ठीक है, इनके अर्थों का वो कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर है सूर्य और नाव। क्या है? सूर्य और नाव। जो तरणी है वो सूर्य है और जो तरणी है वो आपको तारती है, बैतरणी आपको पार कराती है। कौन? नाव। रस के मुख्य अंगों में से अस्थायी भावों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 9। अगला प्रश्न क्या है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस प्रसिद्ध पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यमक अलंकार। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट सब्जेक्ट इंग्लिश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पे इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़िए इसको ध्यान से। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिलीजेंट। आप इसको डिलीगेंट पढ़ते हैं एक्चुअली, तो आप इसके सिनोनिम्स को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हार्ड वर्किंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एरोगेंट। तो बताइए इसका राइट आंसर है आपका हम्बल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 देखिए क्या है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एरर पोर्शन इन द सेंटेंस। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में कि इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका हैव कंप्लीटेड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ पे जो फिल इन ब्लैंक है उसको भरिए। 94 का राइट आंसर है सिंस। ठीक है, क्योंकि निश्चित है ना सोमवार से, तो यहाँ पे सिंस प्रयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है अमंग द गिवन ऑप्शंस। कौन सा इसमें जो वर्ड है वो करेक्टली स्पेल्ड है, मतलब किसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है कमिटी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इडियम्स। तो दोस्तों सेंटेंस क्या, इडियम्स क्या है? टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसको हम बताइए। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों टू चेंज फॉर द बेटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे, पढ़िए इसको ध्यान से। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द एक्सप्रेशन अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। तो उसको हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। दोस्तों एक वर्ड में हम उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन एक्टिव सेंटेंस। द चीफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। तो चीफ नहीं है, सेफ है, सॉरी। द सेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील, डिलीशियस मील ठीक है, द सेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। अब इसमें इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका दोस्तों जो पैसिव वॉइस करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा और डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द सेफ। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 99 देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आइदर यू और योर ब्रदर। अब यहाँ पे जो ब्लैंक्स है इसको फिल कीजिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इज। ठीक है, आइदर यू और योर ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का, इसको पढ़िए ध्यान से। क्या है आपसे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, सी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इसका आपको क्या बनाना है दोस्तों, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो बताइए कौन सा होगा।
क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी सेड दैट सी वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने टॉप 100 क्वेश्चन देख लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है टॉप 100 में। अगर आप 60 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिए और मिलते हैं अगले डायनेमिक क्लास में, अगले टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।